हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है अ सिंपल प्लान। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5 है और रॉटेन टमेटो पर ये मूवी 90% तक फ्रेश है। तो दोस्तों, मूवी की रेटिंग देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मूवी बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि कई सारे ट्विस्ट के बाद आपको एक सरप्राइज एंडिंग देखने को मिलेगी। और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमारे इतनी मेहनत से बनाए गए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हम हैंक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा होता है। हैंक एक छोटे शहर में रहता है जहाँ के सभी लोग हैंक की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और वो सभी लोग हैंक को जानते भी है। आगे हैंक अपने घर पहुंचता है जहां पर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ उसका इंतजार कर रही होती है। आगे हैंक कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी हैंक के दोस्त बाहर आकर गाड़ी का हॉर्न बजाने लगते हैं। आगे हैंक बाहर आकर अपने दोस्त जेकब से कहता है, लू यहाँ पर क्या कर रहा है, वो तो हमारे साथ नहीं आने वाला था। तब जेकब कहता है, कोई बात नहीं, हम रास्ते में उसे उसके घर पर छोड़ देंगे। आगे जेकब और हैंक कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के ऊपर फूल चढ़ाते हैं और आगे वो तीनों बातें करते हुए वापस अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक भेड़िया जाता है और हैंक के देखकर गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देता है, जिसके कारण जेकब गाड़ी पर कंट्रोल खोके गाड़ी को एक पेड़ पर ठोक देता है। भेड़िए को देखकर लू का कुत्ता भी गाड़ी से उतरकर भेड़िए का पीछा करने जाता है। जेकब के ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए वो दुखी होता है और वो भी गन निकालकर भेड़िए के पीछे जाने लगता है। तब हैंक उसे कहता है, तुम गन लेकर कहां पर जा रहे हो? तब जेकब उसे कहता है, उस भेड़िए की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और तुम मुझे कह रहे हो हम कहां पर जा रहे हैं? हैंक उन्हें शिकार करने से मना करता है, तब भी वो गन लेकर उस भेड़िए को ढूंढने निकल जाते हैं। काफी दूर पहुंचने के बाद भी उन्हें वो भेड़िया और डॉग कहीं नजर नहीं आता। तब लू बर्फ उठाकर उसका गोला बनाकर हैंक को डराता है और लू हैंक से कहता है, तुम्हें याद है एक दिन तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें देख लूंगा? हैंक कहता है, क्या अभी भी तुम घर पर बैठकर उसी झगड़े के बारे में सोचते हो? उस बात को 2 महीने बीत चुके हैं, अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। यह सुनकर लू उस बर्फ के गोले को दूर फेंक देता है, जिसके कारण वहां जमी बर्फ खिसक जाती है और वो लोग देखते हैं कि बर्फ के नीचे एक प्लेन था जो उन्हें अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। आगे वो लोग प्लेन का दरवाजा खोलकर अंदर देखने की कोशिश करते हैं। पायलट हिल रहा था। तब हैंक पायलट से कहता है, क्या तुम ठीक हो? पर वो पायलट मरा हुआ था, उसके चेहरे को कौवे खा रहे थे इसलिए वो हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक से वो प्लेन हिल जाता है और वो कौवे उड़कर हैंक पर अटैक कर देते हैं। हैंक चिल्लाता है, तब उसके दोस्त वापस दरवाजे को खोलते हैं और वो कौवे उड़कर बाहर चले जाते हैं। आगे लू को प्लेन के अंदर एक बैग दिखाई देता है जिसे वो प्लेन से निकाल लेता है और जेकब हैंक को भी हाथ देकर बाहर निकाल देता है। तभी लू बोलता है, देखो इस बैग के अंदर क्या है। वो दोनों देखते हैं तो वो पूरा बैग पैसों की गड्डियों से भरा हुआ था। तब लू कहता है, ये सारी नोटों की गड्डियां $100 की है और पूरा बैग नोटों से भरा हुआ है। तब हैंक कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोई प्लेन से इतना सारा कैश लेकर क्यों जाएगा? लू कहता है, क्या तुम अभी भी नहीं समझ पाए? ये पैसा ड्रग्स का हो सकता है, ड्रग डीलर ही इतना सारा कैश ले जाया करते हैं। तब हैंक कहता है, ये पुलिस का मैटर है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमें यहाँ पर किसी ने देख लिया तो हम भी फंस सकते हैं। ये सुनकर लू कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? इतने सारे पैसे को छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? हम इन पैसों को अपने साथ ले जाएंगे। तब हैंक कहता है, लेकिन इतने सारे खोए पैसे को कोई ना कोई जरूर ढूंढ रहा होगा और वो हम तक पहुंच सकता है। यह सुनकर लू कहता है, इस प्लेन को हमने ढूंढा है और हमें कोई कैसे ढूंढेगा जबकि हमें किसी ने देखा भी नहीं है। तुम अपनी वाइफ के बारे में सोचो, उसके पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचो। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा भी है कि तुम उसे अच्छा खाना खिला सको? पर इन पैसों से तुम कुछ भी कर सकते हो, अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हो। ये सारी बातें सुनकर हैंक उन पैसों को अपने पास रखने के बारे में सोचने लगता है और वो लू को कहता है, अभी के लिए इन पैसों को मैं अपने पास रखूंगा और जब ये प्लेन पुलिस को मिल जाएगा, पैसों के बारे में कोई बात नहीं होगी, तब हम ये सारा पैसा आपस में बांट लेंगे और हम तीनों ये टाउन छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर लू कहता है, लेकिन तुम इन पैसों को अपने पास क्यों रखना चाहते हो? ये सुनकर हैंक कहता है, यही एक तरीका है, नहीं तो मैं इस प्लान का हिस्सा नहीं बनने वाला। इतना सारा पैसा है इसलिए मैं तुम लोगों पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई हमें ढूंढने आया और मुझे लगा कि हम फंस सकते हैं तो मैं इन सारे पैसों को जला दूंगा और अगर पुलिस को ये प्लेन मिल गया और पैसों के बारे में जिक्र नहीं किया गया तो हम तीनों इसमें से हिस्सा बांट लेंगे। यही एक तरीका है, हम लालच के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तब जेकब और लू हैंक के इस प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों को हैंक पर विश्वास था।
आगे वो तीनों उन पैसों को वहीं पर गिनने लगते हैं तो वो पूरा पैसा 44 लाख डॉलर निकलता है। ये जानकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। तभी हैंक को उनकी तरफ एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। तब हैंक अपने साथियों से कहता है तुम लोग अंदर जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। तब लू उन पैसों पर कमर ढककर जेकब के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। वो गाड़ी हैंक के पास आती है और उस गाड़ी में काल नाम का लोकल पुलिस ऑफिसर मौजूद था। काल हैंक से पूछता है क्या इंजन में कोई प्रॉब्लम हो गई है। तब हैंक कहता है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेकब का डॉग जंगल में चला गया था फॉक्स का पीछा करते हुए। तब काल पूछता है ये तुम्हारे सर पर किसकी चोट आई। तब हैंक कहता है कुछ नहीं, एक पेड़ की डाल से टकरा गया था। तभी कार से जेकब उतरकर काल के पास आता है। जेकब कहता है हैंक क्या तुमने काल को प्लेन के बारे में बताया। तब काल कहता है तुम किस प्लेन की बात कर रहे हो। ये सुनकर जेकब चुप हो जाता है और हैंक बात को काटते कहता है मुझे लगता है जेकब के सर पर ठंड चढ़ गई है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। आगे काल हैंक से मिलकर वहां से निकल जाता है। आगे कार में हैंक जेकब पर चिल्लाता है तुम्हें उसके सामने प्लेन के बारे में बात करने की क्या जरूरत थी। तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से मुझे भी जेल जाना पड़ सकता है। आगे वो लोग लू के घर पर पहुंचते लू को ड्रॉप करने। तब लू की वाइफ नैन्सी लू पर गुस्सा करती है और उस पर बर्फ के गोले बनाकर फेंकने लगती है। तब हैंक लू को कहता है तुम पैसों के बारे में किसी को नहीं बताओगे, अपनी वाइफ नैन्सी को भी नहीं। लू कहता है ठीक है, तुम भी अपनी वाइफ सारा को अभी कुछ मत बताना। आगे उन सारे पैसों के बैग को लेकर हैंक अपने घर पहुंचता है। तब हैंक की वाइफ उसे पूछती है तुम्हारे सर पर ये चोट कहां से आई। तब हैंक उसे कहता है कुछ नहीं, थोड़ा सा स्क्रैच लग गया था। क्या हो यदि मैं जंगल में किसी काम से हूँ और मुझे वहाँ पर एक पैसों से भरा हुआ बैग मिल जाए जिसमें $4 मिलियन हो, तो क्या तुम उन पैसों को रखोगी। सारा कहती है नहीं, मैं नहीं रखने वाली, क्योंकि वो सारा पैसा चुराया हुआ होगा। हैंक मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो पर तुम मुझसे छुपा रहे हो। तभी हैंक बैग से निकालकर वो सारा पैसा सारा को दिखा देता है और सारा अपनी आंखों के सामने इतना सारा पैसा देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। और थोड़ी देर हंसने के बाद सारा उन पैसों के बारे में सोचने लगती है। सारा को डर लग रहा था कि कहीं वो लोग किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, पर हैंक उसे मनाकर पैसा अपने पास रखने के लिए राजी कर देता है। आगे वो दोनों सो रहे होते तब सारा हैंक से कहती है तुम्हें कुछ पैसा ले जाकर वापस प्लेन में रख देना चाहिए, ताकि जिनका ये पैसा था वो प्लेन तक पहुंच भी जाए तो उन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए और उन्हें लगेगा कि अभी तक भी प्लेन तक कोई नहीं पहुंचा है और वो लोग पैसों का पीछा करना बंद कर देंगे। तुम कल सुबह जेकब के साथ जाओ और कुछ पैसा प्लेन में रखकर आ जाओ। हैंक कहता है और यदि वो पैसा जेकब ने वापस जाकर उठा लिया तो। सारा कहती है इसलिए हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, सभी बातों का ध्यान रखना होगा। हैंक को सारा की बात समझ आ जाती है और वो अगली सुबह जेकब के घर जाता है और हैंक जेकब से कहता है मैंने पायलट को उसकी चेयर से हिला दिया था, चलो हम जाकर उसे ठीक करेंगे ताकि किसी को कोई शक ना हो। आगे वो लोग वापस उसी जगह पर जाते हैं और हैंक अपनी कार में जैक लगा देता है ताकि कोई वहां पर आके कुछ पूछे भी तो ये लोग बहाना बना सके कि हम हमारी कार का टायर बदल रहे थे। आगे हैंक जेकब को कार के पास खड़ा करके वापस प्लेन के अंदर जाता है और वो कुछ पैसों की गड्डियों को वहीं थैली में रख देता है। दूसरी तरफ जेकब कार का टायर बदलने का नाटक कर रहा था, तभी वहां पर एक आदमी स्नो बाइक लेकर आ जाता है और वो जेकब से कहता है जेकब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जेकब कहता है मेरी कार का टायर फ्लैट हो गया था, इसलिए मैं उसे बदलने का ट्राई कर रहा हूँ। तब वो आदमी कहता है क्या तुमने यहाँ से किसी फॉक्स को जाते हुए देखा। जेकब कहता है नहीं, मैंने किसी फॉक्स को नहीं देखा। तब वहां पर दूर हैंक भी आ गया था और वो भी जेकब और दूसरे आदमी को बात करते हुए देख रहा था। तब वो आदमी कहता है मैं उस फॉक्स को ढूंढने आगे जाने वाला हूँ। जेकब को डर लगता है कि कहीं वो आदमी आगे जाकर प्लेन को ना देख ले, इसलिए वो उसके सर पर टायर बदलने वाले हथियार से हमला कर देता है। हैंक भी ये देख लेता है और वो जेकब की तरफ दौड़कर आने लगता है और उससे कहने लगता है तुमने ये सब क्या किया। तब जेकब कहता है मैं और क्या करता, ये प्लेन की तरफ जा रहा था, ये प्लेन को देख लेता। हैंक उस आदमी को देखकर कहता है ये आदमी तो मर चुका है। तब जेकब घबरा जाता है और उस आदमी की छाती पर मारने लगता है, उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। तब हैंक उसे कहता है रुको, तुम ये क्या कर रहे हो, हमें कुछ सोचना होगा। और हैंक सोचकर कहता है तुम इस कार को ब्रिज पर ले जाओ और मैं इसकी बॉडी को स्नो बाइक पर ले जाकर ब्रिज से नीचे फेंक दूंगा, जिससे इसकी डेथ एक्सीडेंट लगेगी और किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। आगे जेकब कार लेकर चला जाता है और हैंक भी उस आदमी की बॉडी को स्नो बाइक पर लेटाकर ब्रिज पर ले जाने लगता है, लेकिन तभी उस आदमी को होश आ जाता है और ये देखकर हैंक बाइक से नीचे गिर जाता है। आगे वो देखता है उस आदमी को होश आ गया था और वो पुलिस को बुलाने की बात बोल रहा था।
ये देखकर हैंक के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो उस आदमी की नाक और मुंह दबाकर उसे वहीं पर मार देता है। आगे हैंक उस आदमी की बॉडी को बाइक पर बिठाकर बाइक को स्टार्ट करके ब्रिज से नीचे फेंक देता है, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उस बाइक का एक्सीडेंट हुआ हो। तभी वहाँ पर जेकब भी गाड़ी लेकर आ जाता है और जेकब हैंक से कहता है मुझे उसे देखने जाना है कि वो मरा है या नहीं। तब हैंक कहता है पहले वो जिंदा था लेकिन मैंने पूरी तरह से उसे मार दिया था, अब हमें उससे कोई खतरा नहीं, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तब हैंक और जेकब गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हैंक सारा को भी ये बात आकर बताता है कि एक आदमी उनके द्वारा मारा गया। सारा भी ये सुनकर घबरा जाती है और वो हैंक से कहती है क्या तुमने वहाँ पर देखा कोई ब्लड के धब्बे तो नहीं रह गए या तुम्हारे फुटप्रिंट जिसके कारण तुम पकड़े जाओ। तब हैंक कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा कुछ हुआ होगा भी तो बर्फ के कारण ढक जाएगा, बाहर बर्फ गिर रही है। तभी उस आदमी के मरने की न्यूज टीवी पर भी बताई जाने लगती है और रिपोर्टर कहती है एक बाइक सवार अपनी बाइक के साथ पुल के नीचे जा गिरा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाइक फिसलने के कारण ये दुर्घटना हुई। पुलिस ने उस आदमी की बॉडी रिकवर कर ली है जिसकी एक्सीडेंट के कारण डेथ हुई थी। ये न्यूज देखकर सारा कहती है अच्छा होता तुमने जेकब को नहीं बताया होता कि तुमने उसे मारा है और वो किसी को भी ये बात बता सकता है। अगले दिन हैंक मिल में था जहाँ पर वो काम किया करता था और वो एक ग्राहक से डिस्कस कर रहा था। तभी हैंक को जेकब का कॉल आता है और जेकब हैंक को मिलने के लिए फार्म पर बुलाता है। हैंक फार्म पर जाता है तब जेकब उससे कहता है मैं ये फार्म वापस खरीदना चाहता हूँ, मैं भी अपने मॉम और डैड की तरह फार्मिंग करूंगा। तब हैंक कहता है लेकिन तुम्हें फार्मिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही तुम्हें मशीनों का ज्ञान है और ना ही तुम्हें बीजों का ज्ञान है और यहाँ का मौसम भी इतना अच्छा नहीं है कि तुम फार्मिंग कर सको। ये सुनकर जेकब गुस्सा हो जाता है। तब हैंक उसे कहता है तुम पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाकर रह सकते हो। तब जेकब कहता है यही मेरा घर है और मुझे यहीं पर रहना है। आगे हैंक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ उसकी वाइफ सारा काम करती है। सारा हैंक को न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें एक बच्ची की बॉडी मिली थी। उस बच्ची के लिए $4.4 मिलियन की रैंसम मांगी गई थी और रैंसम देने के बाद भी उन लोगों ने बच्ची को मार दिया। वो लोग प्लेन से किडनैपिंग का पैसा लेकर जा रहे थे। पुलिस ने किडनैपर की गैंग के बारे में पता लगा लिया जिनमें 2 भाई थे और पेपर में भी इनकी फोटो है। क्या तुमने प्लेन में इनमें से किसी आदमी को देखा था? तब हैंक कहता है उस आदमी का चेहरा पूरा बिगड़ चुका था, मैं उसे नहीं पहचान पाऊंगा और अब हम उन पैसों को यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस ने रैंसम मनी को मार्क किया होगा। तब सारा कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, देखो न्यूज़पेपर में न्यूज भी छपी है कि किडनैपर्स ने रैंसम मनी में अनमार्क बिल मांगे थे। कोई भी अब उन पैसों को नहीं ढूंढ रहा होगा, हम उसे यूज कर सकते हैं और पुलिस को भी उन नोटों के सीरियल नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। उसी रात हैंक अपने घर में सोया हुआ था, तभी कोई उसके घर का दरवाजा बजाता है। हैंक बाहर जाकर देखता है तो बाहर लू आया हुआ था। हैंक दरवाजा खोलकर लू से पूछता है तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्यों आए हो? तब लू कहता है मुझे मेरे पैसों का हिस्सा चाहिए। तब हैंक कहता है वो पैसा अभी मेरे पास नहीं है और हमारे बीच डिसाइड हुआ था कि जब तक पुलिस को प्लेन नहीं मिलेगा तब तक हम उन पैसों को नहीं बांटेंगे। तब लू कहता है मुझे बस थोड़ा सा पैसा चाहिए, मेरे पास खर्चे के लिए पैसा नहीं है। तब हैंक कहता है अगर तुमने मुझसे वापस से पैसा मांगा तो मैं उन सारे पैसे को कल सुबह जला दूंगा। यह सुनकर लू कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना, क्योंकि मुझे जेकब ने तुम्हारा सीक्रेट बता दिया है। मुझे पता चल चुका है कि तुमने ड्वाइट स्टीफन के साथ क्या किया है। तुम दोनों ने उसे मारकर उसके मर्डर को एक्सीडेंट बता दिया। मुझे बस एक चिट्ठी भेजना होगी ऑफिसर कार्ल के पास और वो उस एक्सीडेंट की वजह को पता लगाने में जुट जाएगा, फिर तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। तब हैंक कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि तुम भी जानते हो तुमने भी मेरे साथ पैसों की चोरी की है और तुम भी मेरे साथ साथ जेल में जाओगे। ये सुनकर लू समझ जाता है कि उसने पुलिस को कुछ बताया तो वो भी फंस सकता है और लू कहता है हैंक मुझे मेरा शेयर चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत है। तब हैंक लू को अपने पास से $40 निकाल कर दे देता है। तब हैंक कहता है अभी मेरे पास यही पैसा है, बाद में मैं तुम्हें बैंक से निकाल कर और पैसा दे दूंगा, पर जब तक पुलिस को प्लेन नहीं मिलेगा हम उन पैसों को नहीं बांटने वाले। यह सुनकर लू इतने ही पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारा को बेबी हो चुका था और जेकब भी हॉस्पिटल में मिलने आता है। तब हैंक जेकब को अपने साथ बाहर ले जाकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू को वो सब बताने की? मैंने तुम्हें बचाने के लिए उस बॉडी को एक्सीडेंट जैसा दिखाया और तुम मुझे ही धोखा दे रहे हो। तुम्हें डिसाइड करना होगा तुम किसकी साइड हो, मेरी साइड या लू की साइड। यह सुनकर जेकब कहता है मैं हमेशा से तुम्हारी साइड ही हूँ। आगे सारा हैंक से कहती है मैं चाहती हूँ तुम एक टेप रिकॉर्डर खरीदो जिसे तुम अपने पॉकेट में रखो और उसमें तुम लू का कन्फेशन लो कि उसने स्टीफन का मर्डर किया है। तब हैंक कहता है तुम ये सब क्या बोल रही हो? तब सारा कहती है तुम लू को ड्रिंक के लिए इनवाइट करो और उसे काफी सारी शराब पिलाओ, बाद में उसे उसके घर पर ले जाकर थोड़े बहुत जोक्स क्रैक करो, फिर एक गेम खेलो जिसमें तुम पुलिस के सामने मर्डर को कबूल करोगे। पहले टास्क तुम करोगे, उसके बाद जेकब, उसके बाद लू को करने देना और जब लू कबूल करे तब तुम रिकॉर्ड कर लेना और इस काम में जेकब की भी हेल्प ले लेना।
ताकि स्टीफनसन के मर्डर में लू तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ ना बताए। तब हैंक कहता है लेकिन रिकॉर्ड की बातों पर विश्वास कौन करेगा। सारा कहती है तुम इसकी परवाह मत करो, इससे लू का मुंह बंद रहेगा। आगे हैंक जेकब के पास जाकर उसे प्लान बताता है और जेकब इस प्लान में शामिल होने के लिए उसे मना कर देता है। जेकब कहता है लू मेरा दोस्त है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। काफी देर समझाने के बाद भी जेकब नहीं मानता। तब हैंक कहता है तुम वो फार्म खरीदना चाहते हो ना, मैं तुम्हारी उसमें मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस प्लान में मेरी मदद करनी होगी। अब मूवी के अगले सीन में जेकब और हैंक लू को एक बार में बुलाते हैं और वहाँ पर उसे काफी सारी ड्रिंक पिलाते हैं और आगे वो लोग लू को लेकर उसके घर पर जाकर वहाँ पर भी ड्रिंक करने लगते हैं। तब वहाँ पर लू की वाइफ नैन्सी भी आकर लू के दोस्तों पर चिल्लाने लगती है और उन्हें कहती है इसे कल जॉब पर भी जाना है, इसलिए तुम लोग अपनी ड्रिंक जल्दी खत्म करो और यहाँ से चले जाओ। तब लू अपनी वाइफ को समझाकर उसे वापस ऊपर भेज देता है। उसके बाद काफी देर तक जेकब, हैंक और लू आपस में बात करते हैं। तब जेकब कहता है वैसे मुझे उस पैसों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि यदि हम लोग फंस जाते हैं तो हैंक पुलिस के सामने कन्फेस करने कैसे जाएगा, वो काल को जाकर क्या बोलेगा कि उसने मर्डर कैसे किया है। इस बात पर लू काफी हंसने लगता है और वो कहता है मैं दिखाता हूँ ये पुलिस के सामने कन्फेशन कैसे करेगा। लू हैंक की एक्टिंग करने लगता है। वो दरवाजा खटखटा के अंदर आता है। तब मौका पाकर हैंक अपने पास छिपाया रिकॉर्डर स्टार्ट कर देता है और लू कहता है काल मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ ड्वाइट स्टीफन्स के बारे में। उसकी डेथ एक्सीडेंट में नहीं हुई थी बल्कि मैंने उसे मारा था। पहले मैंने उसका मुंह दबाकर उसका दम घोटकर उसे मार दिया था और उसके बाद स्नो बाइक के साथ ही उसे पुल से जंप करवा दिया था ताकि उसका मर्डर एक एक्सीडेंट लगे। ये कहते ही हैंक अपना रिकॉर्डर बंद कर देता है और हैंक लू को अपना रिकॉर्डर निकालकर उसे उसका कन्फेशन सुनाता है और हैंक कहता है इसमें अब तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड हो चुका है कि तुमने ड्वाइट स्टीफन का मर्डर किया है। तब लू कहता है लेकिन इस पर विश्वास कौन करेगा। हैंक कहता है क्या होगा यदि हम दोनों जाकर काल के सामने कन्फेशन करेंगे कि हमने ड्वाइट स्टीफन्स का मर्डर किया है। तुम्हें क्या लगता है काल किसकी बात पर विश्वास करेगा, मेरी जिसका इस टाउन में अच्छा नाम है, या तुम्हारी जो एक शराबी है और कोई भी कामकाज नहीं करता है। तब जेकब कहता है लू हमने तुम्हें फंसाने के लिए ये सब नहीं किया है, हम तो चाहते थे कि तुम किसी के सामने जाकर कबूल ना कर लो। ये सुनकर लू जेकब और हैंक पर चिल्लाने लगता है और रूम के अंदर चला जाता है। हैंक और जेकब भी वहां से जाने लगे थे पर तब तक लू अपनी गन लेकर वहां पर आ गया था और वो अपनी गन को हैंक पर अड़ा देता है। तब हैंक डरकर कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, अपनी गन नीचे करो। तब लू कहता है पहले तुम मुझे वो टेप रिकॉर्डर दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब तक जेकब भी अपनी गाड़ी से अपनी गन निकाल लेता है और वो लू को गन नीचे करने के लिए कहता है। आवाजें सुनकर लू की वाइफ नैन्सी भी नीचे आ चुकी थी और लू जेकब को कहता है इसे पता है कि मुझे पैसे की जरूरत है इसलिए इसने ऐसा किया, अगर इसने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं उसे मार दूंगा। तब जेकब भी लू को उसकी गन नीचे करने के लिए कहता है पर लू ऊपर फायर करता है जिससे हैंक काफी डर जाता है कि अब लू उसे मार ही देगा। पर उससे पहले ही जेकब अपनी गन से लू पर फायर करके उसे वहीं पर मार देता है। ये सब नैन्सी भी देख लेती है और वो लू को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यह देखकर हैंक नैन्सी को संभालने लगता है। तब नैन्सी कहती है पुलिस को बुलाओ जल्दी। हैंक कहता है ये बस एक एक्सीडेंट था, किसी ने जानबूझकर गोली नहीं मारी है। तब गुस्से में आकर नैन्सी भी गन उठा लेती है और हैंक उससे गन छीन लेता है और गन देखकर नैन्सी अंदर किचन में जाकर एक गन ले आती है और वो हैंक पर लगातार फायर करने लगती है। पर हैंक को गोली नहीं लगती और नैन्सी को रोकने के लिए वो उस पर फायर कर देता है और गोली लगने के कारण नैन्सी भी वहीं मारी जाती है। हैंक और जेकब को समझ आ चुका था कि उनके हाथों बहुत बड़ा अपराध हो चुका है। तब हैंक को सोचकर घर के अंदर कुछ जगहों पर फायरिंग करता है और फिर हैंक पुलिस को कॉल करके कहता है मैं हैंक बोल रहा हूँ और लू के घर पर फायरिंग हुई है, लू और उसकी वाइफ दोनों इस फायरिंग में मारे गए हैं, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। आगे हैंक गन से अपने फिंगरप्रिंट हटाकर उसे लू की बॉडी के हाथ में रख देता है और फिर हैंक जेकब के पास जाता है जो अब बहुत ही दुखी था। हैंक जेकब से कहता है हमें पुलिस के सामने बहुत ही केयरफुली सब बोलना होगा, हम बोलेंगे लू ने बहुत ही ड्रिंक कर ली थी इसलिए वो बेकाबू हो गया था और गन लेकर इधर उधर फायरिंग करने लगा था। तब नैन्सी भी किचन में अपनी गन लेने गई थी और उसी वक्त तुम भी अपनी गाड़ी में पिस्टल लेने गए थे, पर जब तुम घर में आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लू ने नैन्सी को शूट कर दिया था और लू घर में सभी ओर फायर कर रहा था। तब लू को रोकने के लिए तुम्हें भी उस पर फायर करना पड़ा और लू इस तरह मारा गया। आगे हैंक पुलिस के सामने भी यही बयान देता है और पुलिस को हैंक और जेकब पर बिल्कुल शक नहीं होता क्योंकि लू पहले से बहुत बदनाम था और वो एक बहुत बड़ा शराबी भी था। आगे लोगों के साथ हैंक और जेकब नैन्सी और लू की बॉडी को दफनाते हैं। लू और नैन्सी की डेथ से जेकब थोड़ा दुखी था इसलिए वो ड्रिंक करने लगा था। एक दिन हैंक अपने बाल कटवा रहा होता है तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर काल आता है और काल हैंक से कहता है क्या कल तुम मेरे ऑफिस में जेकब को लेकर आ सकते हो।
तब हैंक कहता है हाँ मैं आ सकता हूँ, पर क्या काम है। तब कार्ल कहता है हमारे वहाँ एक FBI वाला आया है और हमें लगता है तुम दोनों उनकी मदद कर सकते हो। वो यहाँ पर किसी खोए हुए प्लेन को खोजने आया है। ये सारी बातें सुनकर हैंक घबरा गया था और वो सारा को कहता है हम सारा पैसा और बेबी को लेकर ये कंट्री छोड़कर चले जाएंगे। तब सारा कहती है तुम बकवास बंद करो और पहले वहाँ पर जाओ और पता करो आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। आगे हैंक जेकब के साथ में पुलिस के पास जाता है और वहाँ पर कार्ल हैंक से पूछता है तुमने एक बार मेरे सामने प्लेन का जिक्र किया था। तब हैंक कहता है हाँ उस समय हमें एक प्लेन के इंजन की आवाज आई थी और इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। वहाँ पर FBI ऑफिसर भी मौजूद था और कार्ल उसकी तरफ देखकर जेकब और हैंक को वहाँ से जाने की इजाजत दे देता है। पर तभी वो FBI ऑफिसर हैंक को रोककर कहता है वो जगह कहाँ पर है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तब हैंक कहता है लेकिन तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगे। तब वो FBI ऑफिसर कहता है क्रैश हुए प्लेन को ढूंढेंगे, हम कल सुबह वहाँ पर जाएंगे। हैंक घर पर आकर सारा को ये सब बताता है। तब सारा उसे कहती है मुझे नहीं लगता वो कोई FBI ऑफिसर होगा, क्योंकि उन्हें कैसे पता होगा कि किडनैपर को पैसा नहीं मिला। ये सुनकर हैंक कहता है सारा क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम FBI और पुलिस से ज्यादा जानती हो। तब सारा कहती है तुम यहीं पर रुको और सारा ऊपर जाकर वो पुराने न्यूज़पेपर देखने लगती है जिसमें उन किडनैपर्स की फोटो छपी हुई थी। सारा हैंक को फोटो दिखाकर कहती है क्या उस FBI ऑफिसर की शक्ल इनमें से किसी की तरह मिल रही है। हैंक उस फोटो को देखकर कहता है मैंने जिस FBI ऑफिसर को देखा उसकी दाढ़ी नहीं थी और वो दुबला था। अब आगे डिनर करते समय सारा हैंक को कहती है कल मैं सुबह सुबह ही FBI ऑफिस में एजेंट बैक्स्टर को कॉल कर दूंगी और उनसे हमें पता चल जाएगा कि उन लोगों ने किसी ऑफिसर को यहाँ पर भेजा या नहीं। तब हैंक कहता है उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मुझे कल सुबह 9 बजे जाना होगा, पर FBI का ऑफिस लेट खुलता है। तब सारा कहती है तो मैं एजेंट बैक्स्टर से बात करके तुम्हें कार्ल के ऑफिस में कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तब हैंक कहता है तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो, इन सब से क्या होने वाला है। तब सारा कहती है अगर मैंने ये सब नहीं किया और वो FBI ऑफिसर नहीं निकला तो वो तुम्हें मार देगा, यही हमारा प्लान होगा। तब हैंक कहता है तुम्हारे प्लान के कारण ही कितने लोग मारे गए हैं, ना मैं प्लेन में पैसा रखने के लिए वापस जाता, ना ड्वाइट स्टीफन का मर्डर होता, और टैप रिकॉर्डर में लू की बात रिकॉर्ड करने का प्लान भी तुम्हारा ही था, उसके कारण भी 2 लोग मारे गए। अच्छा होगा मैं सारा पैसा देकर आ जाऊं और झंझटों से छुटकारा पाऊं। हैंक वो पैसों का बैग बाहर ले जाने लगता है। तब सारा उसे कहती है तुम क्या चाहते हो कि हम लोग हमेशा यूं ही गरीब रहे, हमारा बेबी गरीबी में बड़ा हो और तुम उस मिल में काम करते करते बूढ़े होकर मर जाओ। हैंक को ये सारी बातें चुभती है और वो अपना विचार बदल देता है। अब अगले दिन सुबह सारा FBI ऑफिस में कॉल करने लगती है तो उसी तरफ हैंक भी कार्ल के ऑफिस में पहुंच चुका था और वो कार्ल से पूछता है क्या आपने उस FBI ऑफिसर का बेस देखा है। तब कार्ल कहता है तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो। तभी हैंक को बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। हैंक बाहर देखता है तो बाहर वो FBI ऑफिसर आ चुका था और उसी समय कार्ल के फोन पर एक कॉल आता है। ये फोन सारा ने किया था और सारा कॉल को हैंक से बात करवाने के लिए कहती है। तब कॉल रिसीवर हैंक को दे देता है और सारा हैंक को कहती है वो FBI ऑफिसर वही किडनैपर है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तब हैंक कहता है मैं अभी नहीं आ सकता, अगर मैं आ गया तो कार्ल का क्या होगा। उसी वक्त वहाँ पर वो नकली FBI ऑफिसर भी आ जाता है और हैंक देखता है कि कार्ल ने हथियारों की अलमारी में ताला लगाकर चाबी टेबल पर ही रख दी थी। सारा बार बार वापस हैंक को घर लौटने के लिए कहती है और वो सारा का फोन कट कर देता है। अब वो तीनों ऑफिस से बाहर जाने लगते तभी हैंक बहाना बनाता है कि वो कुछ भूल गया है और हैंक उसे लेने वापस ऑफिस में चला जाता है। हैंक टेबल से वो अलमारी की चाबी उठाकर उस अलमारी को खोलकर अलमारी में से एक गन निकाल लेता है और कार्ल के टेबल पर पड़ी कुछ बुलेट्स को अपने पास रख लेता है। आगे वो तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और तब तक जेकब भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पर आ जाता है। तब हैंक जेकब से कहता है मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगे। तब जेकब कहता है मेरी सारा से बात हुई थी इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सारा ने जेकब को भी उस FBI ऑफिसर के बारे में बता दिया था कि वो नकली है। हैंक और जेकब की हरकतें देखकर नील नाम के उस FBI ऑफिसर को भी कहीं न कहीं शक हो गया था। आगे वो चारों जंगल की तरफ अलग अलग निकल जाते हैं उस प्लेन को ढूंढने के लिए और उन्होंने डिसाइड किया था जैसे ही किसी को प्लेन दिखाई देगा वो आदमी सभी को आवाज लगाकर बुला लेगा। सभी लोग प्लेन को ढूंढ रहे थे तब कार्ल किसी तरह से उस प्लेन तक पहुंच जाता है और वो हवा में फायरिंग करता है। फायरिंग की आवाज सुनकर सभी लोग उस ओर जाने लगते हैं। वो नकली FBI ऑफिसर और हैंक भी वहां पहुंच जाता है और हैंक चिल्लाकर कार्ल को कहने लगता है अपनी गन उसकी तरफ कर दो, वो कोई FBI ऑफिसर नहीं है, उसके पास गन है। कार्ल को कुछ समझ नहीं आता तब तक वो नकली FBI ऑफिसर कार्ल के पास आकर उस पर फायर कर देता है और कार्ल वहीं पर मारा जाता है। तब वो आदमी हैंक पर भी गन अड़ा देता है और वो हैंक को मारते हुए कहता है मेरा पैसा कहाँ पर है। तब हैंक कहता है वो पैसा प्लेन में है। तब वो आदमी हैंक को मारते हुए उसे प्लेन में से पैसा निकालने के लिए कहता है और जबरदस्ती वो हैंक को प्लेन में भेज देता है।
हैंक भी प्लेन से अपनी गन निकालकर उसमें जल्दी जल्दी बुलेट भरने लगता है और आगे हैंक प्लेन से निकलकर उस आदमी को पैसों की थैली दे देता है जो हैंक ने वहां पर रखी थी। वो आदमी थैली के पैसे को देखकर कहता है इसमें तो इतना सही पैसा है। तब तक हैंक ने उस पर गन अड़ा दी थी और हैंक उस आदमी पर फायर करके उसे वहीं पर मार देता है। अब आगे वहां पर जेकब भी आ जाता है और वो कार्ल की लाश को देखकर दुखी होता है। तब हैंक उसे कहता है हम सब निपट लेंगे, हमें पुलिस को बताना होगा कि कार्ल को प्लेन मिल चुका था, तभी इस आदमी ने कार्ल पर फायरिंग कर दी। तब जेकब कहता है मैं और झूठ नहीं बोलने वाला, उन पैसों की वजह से कई लोग मारे जा चुके हैं। तब जेकब उस आदमी के हाथ में रखी गन को उठा लेता है और कहता है मैं अब थक चुका हूँ, मैं अब और ये सब नहीं कर सकता, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा। अच्छा होता हमें ये प्लेन ना मिला होता। जेकब की बातें सुनकर हैंक के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो जेकब को भी मार देता है। अब हैंक रोने लगा था कि उसने एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया सिर्फ पैसों की वजह से। आगे वहां पर हैंक से मिलने FBI ऑफिसर आते हैं। आगे वो FBI ऑफिसर हैंक को बताते हैं जिसे आज तुमने शूट किया, क्या तुम्हें उस FBI ऑफिसर में कुछ अजीब लगा था? उस आदमी ने आपसे झूठ कहा था क्योंकि वो कोई FBI ऑफिसर नहीं था। और इस आदमी का नाम वर्नन बॉस्की था और ये उसी आदमी का भाई था जिसकी बॉडी हमें प्लेन में मिली थी। इन दोनों भाई ने मिलकर एक लड़की का किडनैप किया था और उस लड़की को मारकर लड़की की फैमिली से 4.4 मिलियन की रैंसम मांगी थी। तब दूसरा FBI ऑफिसर देखता है उन्हें जो थैली मिली थी उसमें काफी कम पैसे थे और वो उसमें से एक गड्डी हैंक को रखने के लिए देता है। और दूसरा FBI ऑफिसर कहता है वो सारा पैसा भी जल्दी बरामद हो जाएगा जब भी कोई उसे खर्चा करने लगेगा। ये सुनकर हैंक पूछता है इसका क्या मतलब है? तब FBI ऑफिसर कहता है हमारे पास सारा पैसा 2 घंटे पहले ही आया था किडनैपर्स को देने के पहले, इसलिए हमने उन पैसों को मार्क नहीं किया और हमें यह भी डर था यदि किडनैपर को भनक लग जाएगी तो वो लोग उस लड़की को मार देंगे। इसलिए हमने 20 एजेंट की टास्क फोर्स बनाई और उन्होंने कई सारे नोटों के सीरियल नंबर लिख लिए थे। इसलिए अब हम उन नोटों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके सीरियल नंबर हमारे पास है। जैसे किसी ने उन नंबर के 100 नोट भी खर्च किए, हम उस आदमी तक पहुंच जाएंगे और सारा पैसा बरामद कर लेंगे। पर तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं है, जो पैसा तुम्हें दिया गया है तुम उसे खर्च कर सकते हो। हैंक को समझ आ गया था कि यदि उसने पैसा खर्च किया तो वो पकड़ा जा सकता है, इसलिए हैंक घर पर आकर उन पैसों को जलाने लगता है। सारा उसे रोकने की कोशिश भी करती है, हम इस देश से कहीं दूर जाकर इन्हें खर्चा करेंगे, पर हैंक नहीं मानता और वो उन सारे पैसों को जला देता है। इसके बाद सारा वापस से लाइब्रेरी में आम लोगों की तरह काम करने लगी थी और हैंक भी मिल में काम करने लगा था। उन पैसों के लिए हैंक ने अपने अच्छे दोस्त जेकब को भी खो दिया था, लेकिन फिर भी उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाया। हैंक को इस बात का अफसोस होता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।